वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे रिसेंटली अभी यूपीएससी 2024 में भी एक क्वेश्चन बना था। अक्सर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक के बाद एक हम कोशिश करेंगे कि सारे फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर कर लें। तो आज का टॉपिक है गदर मूवमेंट। गदर पार्टी जो गदर मूवमेंट को चलाती है, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, नाम है गदर। कई बार आप इसको गदर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक्स में ये स्पेलिंग है तो मैंने सोचा इसी के थ्रू जाया जाए। तो गदर का मीनिंग होता है एक तरीके का रिवॉल्ट, बगावत, ठीक है, विद्रोह। और ये पार्टी ऐसे ही एक्टिविटीज को प्रमोट करेगी। तो ये पार्टी बनती कैसी है और कैसे इसकी एक्टिविटीज होती हैं, क्या उसका बैकग्राउंड होता है, उसको जरा समझते हैं। ये बात है 1910 की, 1910 की। इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया की जो वेल्थ है वो लगातार ब्रिटेन जा रही है, ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो इंडियन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेशली कुछ लोग जो आपके जालंधर प्लस लुधियाना, मतलब बेसिकली पंजाबी पीपल एंड नॉन पंजाबी पीपल, ये जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, क्राइसिस किसकी है? एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। जाओगे कहां? यूएसए एंड कनाडा। क्यों जाना चाह रहे हैं आप? जापान क्यों नहीं गए, जर्मनी क्यों नहीं गए, आप इटली क्यों नहीं गए? क्योंकि उस टाइम यूएसए एंड कनाडा सबसे फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे थे और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा थी। ऑब्वियसली सी रूट से भी वहां पर जाना इंडियंस को लगता था कि इजी होगा, तो इस वजह से इन दो जगहों को चूज किया था इस एम के साथ कि हम वहां जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे थे हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग सोच रहे थे हम अच्छी जॉब करेंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाएंगे और किसी तरीके से हम और हमारी फैमिलीज गरीबी से बाहर आ जाएंगे। बट यहाँ पर सीन होता है ड्रीम वर्सेस रियलिटी का। ड्रीम तो था आपका या तो स्कॉलर बनना या फिर कुछ अच्छा पैसा कमाना, बट यहां पर जैसे आते हैं तो या तो आपको जॉब से कह देते हैं नो, या फिर आपको जो भी जॉब दिए जाते हैं वो दोयम दर्जे के जॉब दिए जाते हैं, जैसे सैनिटेशन का काम हो गया, सफाई का काम हो गया, और बिल्कुल ही जो लोअर कैटेगरी के जॉब थे जो इंडियंस ने सोचे नहीं थे। तो बिल्कुल आप सोच कर जा रहे हैं कि आप अच्छी जॉब्स में जाएंगे, बट आपको ये करने को मिलता है तो एक रिसेंटमेंट की फीलिंग आपको आती है। और ये हुआ क्यों था? ये कैनेडियंस ये अपोज कर रहे हैं इंडियंस का। इसका एक मेन रीजन है रेसिज्म, जो इनको फेस करना पड़ा है इंडियंस को। और दूसरा रीजन ये है कि उस समय कनाडा और ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो सोशलिस्टिक मॉडल को फॉलो कर रही थी। सोशलिस्टिक मॉडल क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन पे अधिकार गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट उसे अपने लोगों के लिए रखती है। तो गवर्नमेंट जो बाहर के लोग हैं उनको टॉलरेट नहीं करेगी, उनको बाहर निकालेगी। ठीक है, तो यहां पर ये सारे रीजन होते हैं और सफर कौन करता है? इंडियन यूथ सफर करता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब जब इतनी बड़ी क्राइसिस यहां पर हो रही है, लगातार इंडियंस आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो मैटर होगा, जो चिंता का विषय होगा, वो होगा आपकी एक तो यूएस गवर्नमेंट, दूसरी होगी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और तीसरी होगी आपकी कैनेडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा मैटर ब्रिटिश प्रेस्टीज का हो जाएगा कि ब्रिटेन एक सुपर पावर देश है, उसकी कॉलोनीज मेंटेन करता है वो,
और इंडिया उसकी एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर वो लोगों को जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, जहां से वो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, लोग भागकर हमारे पास आ रहे हैं। ब्रिटिश एक कैपिटलिस्ट नेशन है, और यूएस एंड कनाडा दोनों सोशलिस्ट हैं इस समय पर। तो यहां पर तो यही हो गया, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद के समर्थक ब्रिटिश, समाजवाद के समर्थक कनाडा एंड आपका यूएस। तो यहां पर एक ब्रिटिश प्रेस्टीज की बात आ जाती है कि इन इंडियंस को यहां से वापस इंडिया बुलाया जाए, नहीं तो हमारा जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो बीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कहीं के नहीं रहे इंडियंस, ना तो यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ना यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कर रही है। इस बीच 1907 में रामनाथ पुरी एक पैम्पलेट इशू करते हैं, सर्कुलर ए आजादी। एक्चुअल में रामनाथ पुरी का इनका फोटो अवेलेबल नहीं था नेट पे, बट रामनाथ पुरी जो थे वो बेसिकली स्टार्टेड हिज करियर एज अ बैंक क्लर्क एंड ही वाज फायर्ड। क्यों फायर हुए थे? क्योंकि इन्होंने, जब इनकी पोस्टिंग लाहौर में थी, लाहौर से इनका करियर स्टार्ट हुआ था, लाहौर में जब ये थे तो इन्होंने एक पैम्पलेट बनाया था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कार्टून से रिलेटेड था। मतलब उस ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कोई पॉलिसी आई थी जिससे रिलेटेड इन्होंने कार्टून बनाया था, और उसके चलते इन्हें फायर कर दिया गया। उसके बाद ये यूएस आ गए, यूएस में ही ये धीरे धीरे आगे अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने लगे, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज, राइट। इसके बाद यहीं पर एक तारकनाथ दास, जो इनका फोटो भी अवेलेबल है, तारकनाथ दास वाज वन ऑफ द pioneering events figures of this गदर पार्टी। तो यहां पर वैंकूवर में, कनाडा में, ये एक फ्री हिंदुस्तान करके न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। सब्जेक्ट वही होता है कि ब्रिटिश पॉलिसीज कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ठीक है, और उनसे कैसे बचा जाए, कैसे उन्हें हराया जाए। जीडी कुमार, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, स्वदेश सेवक ग्राम। यहां पर एक न्यूज़पेपर भी ये चलाते थे जिसका नाम था स्वदेश सेवक। ठीक है, स्वदेश सेवक करके न्यूज़पेपर चलाते थे। अब 1910 में इनकी कुछ डिमांड्स होंगी, और उन डिमांड्स को लेकर के, एक्चुअली डिमांड से पहले इन लोगों ने अपील की थी इंडियन मासेस से कि ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट, आप ब्रिटिश के अगेंस्ट ही रिबेल करो। अब एकदम से अपील नहीं हुई है, ये 3 साल हो गए हैं, 1907 से 1910। ये अभी प्रिंट मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं, वही प्रिंट मीडिया जो अभी हमने पिछली स्लाइड में मेंशन किया था। ठीक है, अब इन्हें पता लग रहा है कि एकदम से इस तरीके का रिवॉल्ट पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना ब्रिटिश अथॉरिटी से डायरेक्ट मिला जाए। तो यहाँ पर कुछ सोसाइटी होती है, खालसा दीवान सोसाइटी एंड अमेरिकन सिएटल सोसाइटी, ये इंडियंस ने ही बनाई थी। तो ये जो दो सोसाइटी होती है, खालसा दीवान सोसाइटी और अमेरिकन सिएटल सोसाइटी, ये 3 जगहों पर मिलने जाते हैं। पहला जो होता है इनका एक डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन वो जाता है लंदन, और लंदन में मिलने जाते हैं इंडियन सेक्रेटरी से। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे। एक बात याद रखना कि ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी थी वो ये होती थी कि सेक्रेटरी जो होता था, सेक्रेटरी टू इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो लंदन में ही बैठा था करता था, और वॉइस रॉयस जो होते थे वो इंडिया में आते थे। ठीक है, दूसरा इनका डेलीगेशन जाता है आपका इंडिया में, किससे मिलने? वॉइस रॉय से मिलने। और तीसरा ये मिलते हैं गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, क्यों मिलते हैं? कि इंडियन डायस्पोरा जो कनाडा और यूएस में है, आप कैनेडियन और यूएस गवर्नमेंट से बोलिए कि
जॉब से रिलेटेड उनकी जो पॉलिसी है उनमें थोड़ी लीनियंसी लेकर आए, इंडियंस को भी मौका मिले वहां काम करने का। तो ये तो मिलते नहीं है। इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, इनकी मीटिंग नहीं हो पाती है। इन दोनों से मीटिंग हो जाती है बट कोई बात नहीं बनती है। ओवरऑल जो कंक्लूजन होता है मीटिंग का वो एक फेलियर निकलता है। यहां पर 1911 में कनाडा में इंडियन माइग्रेंट्स डिमांड करते हैं कि कनाडा अपनी जॉब पॉलिसीज को बदले। पहली डिमांड तो सोसाइटीज कर रही है, अब कैनेडियन लोग ही कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटीज फेल हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहां पर यूएसए में कुछ एक बड़ी घटना होती है। यहां पर एक स्टूडेंट होते हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे उसी समय से उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी और ये अपने नेशनलिस्टिक आइडियाज, जो राष्ट्रवादी आइडिया थे, उसको शेयर किया करते थे अपने इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। और नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट एक क्लास से दूसरी क्लास में गया, चीज़ों को बता रहा है, दूसरी से तीसरी में गया, वो चीज़ों को बता रहा है, इस तरीके से ये लोग यहाँ पर अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे। ऐसा नहीं था कि एकदम से बड़े नेता निकल कर आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर सबसे ये जब पिक्चर में तब आते हैं मेन स्टोरी में, जब लाला हरदयाल तारीफ करते हैं 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें लॉर्ड हॉर्डिंज पे बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। तो उस घटना की इन्होंने काफी तारीफ की थी कि नहीं, इंपीरियलिस्ट के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया इज नॉट द लैंड ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश आर इन्वेडर्स, ये इनके वर्ड थे जो इन्होंने उस टाइम बोले थे। ठीक है, यहां पर ये समझाते हैं इंडियंस को कि आप अमेरिकन और इंडियन और कैनेडियंस को दोष मत दीजिए कि अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं ना तो वो अमेरिका और कनाडा की पॉलिसी की वजह से नहीं मिल रहे हैं, वो ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि ब्रिटिश लोग आपके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और आपको इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं और आप अपने ही देश से निकल रहे हैं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके देश में जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं दे डोंट वांट यू टू बी सिट ऑन हायर पोजीशंस। ना तो आपको हायर पोजीशंस पे जाने देंगे, ना ही वो आपको कोई रोजगार के बड़े अवसर देंगे। तो आपको अमेरिकन और कैनेडियंस को हिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो ब्रिटिश के अगेंस्ट कीजिए। यहां पर 1930 में यहां अब गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बना लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर होता है। यहां पर सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ये इनके फाउंडर्स होते हैं। इसके काफी मेंबर्स निकल के आते हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक सरदार अजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे इसके। सरदार अजीत सिंह वाज अंकल ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे। दूसरा एक करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा ही वाज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज। और इंडिया में जब वो आए थे, जब बेसिकली भगत सिंह वाज वेरी यंग, भगत सिंह जो थे करतार सिंह सराभा को अपना रोल मॉडल मानते थे। 19 साल के थे, पकड़े गए थे एक प्रोटेस्ट के दौरान और इनको फांसी दे दी गई थी। यहां पर गदर पार्टी वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करती है जिसका नाम होता है गदर। तो आप देखो यहां पर ये उर्दू में है और एक आपका गुरुमुखी में है। पहला एडिशन उर्दू में आया और दूसरा गुरुमुखी में आया। उसके बाद इसके धीरे धीरे जब गदर फेमस होता चला गया तो अलग अलग लोगों ने इसके ट्रांसलेशंस किए। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने किया था, आपके वीर सावरकर भी इससे जुड़े हुए थे। अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेशंस किए बट ओरिजिनली ये 2 लैंग्वेजेस में आया था, पहली उर्दू और सेकंड गुरुमुखी। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर का एब्स्ट्रैक्ट ही ऐसा होता था कि कोई भी पढ़ के ही पहचान जाता था कि न्यूज़पेपर कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली वीकली न्यूज़पेपर में जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके जो रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, आपके नाना साहेब पेशवा जो थे, जो आपके उस समय के रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी कहानियां इसमें छपती थी, जिससे बेसिकली इंडियंस जो है वो अपने अंदर के रेवोल्यूशनरी को पहचाने।
ठीक है, कि एक रिवॉल्ट तो हमने किया ही था, हमारे एंसेस्टर्स ने 1857 में किया था, अब भी आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो कर सकते हो और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हो, इससे बेटर कर सकते हो। दिस वॉज द मैंडेट ऑफ दिस न्यूज़पेपर। गदर न्यूज़पेपर का बेसिक नेचर ही यही था, ठीक है, एंटी ब्रिटिश, एंटी इंपीरियलिस्ट, है ना, साम्राज्यवाद के खिलाफ था ये। तो इनका मैंडेट, पार्टी का मैंडेट होता है ऐसा साहित्य बनाना जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो, पब्लिकेशन ऑफ एंटी इंपीरियलिस्टिक लिटरेचर। ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स जो थे, जो इंडिया में पोस्टेड थे, उनके बीच में सीक्रेटली जाना और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह, रिबेल के लिए उकसाते थे। सीक्रेटली वेपन्स को ये एक्विजिशन करते थे। एक इफ यू नो कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, देयर वाज अ शो ऑन DD1, उसका नाम था युग, राइट। युग जो था उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो गदर पार्टी से ही स्टार्टिंग होती है और वो बाद में आगे चलकर 1947 तक जाती है। तो किस तरीके से वेपन एक्वायर करते थे उस टाइम रेवोल्यूशनरी, वो उसमें दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर जो पुअर और वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे। और यस, कॉलोनियल पावर को हम रेवोल्यूशन के थ्रू फेंकेंगे। कॉलोनियल पावर ये समझ रही थी कुछ 1857 से लेकर 1878 के बाद, जब आर्म्स एक्ट ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, उनको ये लग गया था कि अब इंडियंस इतना बड़ा रिवॉल्ट नहीं कर सकते, बट गदर पार्टी उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए ही आई थी। एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यहां पर आता है, कोमा कोमा गाता मारू इंसिडेंट। तो कोमा गाता मारू जो है एक शिप होता है, एक जापानीज शिप था, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया था पैसेंजर शिप में, और एक बिजनेसमैन थे गुरदीता सिंह, इनका बिजनेस था हांगकांग में। तो ये हांगकांग से जा रहे थे वैंकूवर, कनाडा। तो जब ये कनाडा जा रहे थे तो इनके साथ 351 सिख और 21 मुस्लिम लोग थे, जिनका एम ये था कि हम पहले वैंकूवर जाएंगे, वहां पर सेटल होंगे और उसके बाद जो गदर पार्टी इंडिया के लिए जो काम कर रही है उसमें पूरी तरह से हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, यहां से इन्हें हांगकांग से जाना है, वैंकूवर, ठीक है। यहां पर जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, ये कह देगी इनसे कि आप पोर्ट तक को तो आ गए हो लेकिन नीचे नहीं उतरोगे, यू आर नॉट अलाउड टू कम ऑन द कैनेडियन सॉइल। क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को पता था कि यहाँ पर आएंगे और वही एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करेंगे, और कनाडा का मैंडेट वाज वेरी क्लियर कि हम बाहर से आने वाले लोगों को नौकरी नहीं देंगे, फिर चाहे आप इंडिया को हो चाहे कहीं के भी हो। तो इन्हें मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब कनेडियन गवर्नमेंट ये मैसेज ब्रिटिश अथॉरिटी को कन्वे करती है कि आपके इंडियंस का एक जहाज हांगकांग से आ रहा है, आप उसको ऑर्डर करो कि वापस वो आपके ही कंट्री में रिपोर्ट करे, तो कनेडियन गवर्नमेंट के इस रिक्वेस्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आपको वापस कैलकाटा आना है, कैलकाटा में आओ। ये वापस कैलकाटा आते हैं। कैलकाटा पे जब आते हैं तो ब्रिटिश अथॉरिटी को जबरदस्ती ट्रेनों में बिठा करके पंजाब भेजना चाह रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वाज सिख, तो बेसिकली दे वर लिविंग इन पंजाब। तो जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर इन्हें पंजाब भेजने की कोशिश थी। गुरदित्ता सिंह को अरेस्ट करने की कोशिश होती है लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। और इस बीच एक वायलेंट क्लैश होता है ब्रिटिश पुलिस और जो पैसेंजर्स थे उनके बीच में, और इसमें काफी जाने चली जाती है। तो यहाँ पर जो गदर पार्टी के जो मूवमेंट होते हैं, जो गदर पार्टी के जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, इससे वो काफी आहत होते हैं और अब वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ एक आर्म रिबेलियन लॉन्च हम कर दें, एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हम लॉन्च कर दें। इस बीच इन दोनों घटनाओं के बीच कुछ ऐसा भी हुआ था कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्याएं हुई, कई जगहों पर डकैतियां गदर पार्टी के मेंबर्स ने गिरी, और काफ़ी जगहों पर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर उन्होंने
वेपन सप्लाई का भी काम किया था। बट यहाँ पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो थी 1915 में वो हरकत पे आ जाती है। ये जो करने वाले थे उसका पहले से ही पता लग जाता है और ब्रिटिश अथॉरिटी गदर मूवमेंट को और उसके मेंबर्स को अरेस्ट करती है, ब्रूटली उन्हें टॉर्चर करती है और धीरे धीरे ये मूवमेंट खत्म होने लगता है। इस तरीके से गदर मूवमेंट आपका एग्जिस्ट करना बंद हो जाता है। अब बात आती है कि इसके काफ़ी मेंबर्स अरेस्ट भी किए थे, जैसे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल अरेस्ट हुए, उसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड चले गए और वहीं पर जाकर के वो धीरे धीरे अपना जर्नलिज्म का काम करने लगे ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट ही। बट दोबारा कभी उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट बनाने का सोचा नहीं। सोहन सिंह भाकना भी अरेस्ट हुए थे, ठीक है। तो दीज आर द फैक्ट्स ऑन गदर पार्टी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। एक बार आप अपनी बुक से भी जाकर के इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, स्लाइड्स को देखो एंड क्वेश्चंस ट्राई करो। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।